बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता चंद दिनों में जो मसला आलमी मंजरनामे पर छाया रहा और जिसकी बाज़गुज़श्त न सिर्फ मुस्लिम दुनिया में बल्कि पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ गूंजती रही और तमाम महज़ब दुनिया में वो तमाम दुनिया के जहाँ पर वो तमाम अफराद उन ममालिक में जो इंसानी इक़दार पर, इंसानी हुर्मत पर और सेल्फ डिटर्मिनेशन पर ऐसे तमाम अफराद उन खित्तों में बसने वाले जो अपनी आज़ादी की और हुर्रियत की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, उन तमाम इक़दार पर जो यकीन रखते हैं, दुनिया के हर शहरी ने इस मसले पर न सिर्फ मज़लूम तबके की हमायत की बल्कि उसके लिए हत्तुल मक़दूर जितनी वो आवाज़ उठा सकता था वो उसने उठाई। अब जिस मसले की जानिब मैं इशारा कर रहा हूँ वो है मसला फ़लस्तीन। मसला फ़लस्तीन चूँकि ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें मुस्लिम दुनिया और गैर मुस्लिम दुनिया भी तमाम अफराद जो तीसरी दुनिया के बिलखुसूस अफराद हैं वो इस मसले में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं और ये मसला चूँकि 7 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से ये चला आ रहा है। अगरचे ये 7 दिहाई नहीं बल्कि इसे आप 1 सदी का मसला करार दे सकते हैं कि जब जो उस्मानिया सल्तनत थी, खिलाफत उसे बरतानवी साम्राज्य के हाथों उस वक़्त शिकस्त हुई 1900 पहली जंग अज़ीम में और फिर 1917 में जब उसके हिस्से बखरे हुए यानी कि उस्मानिया सल्तनत को खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया, उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए और फिर अरब खित्तों में जब छोटी-छोटी रियासतें कायम हुईं, तो उसी दौरान फिर जो फ़लस्तीन का खित्ता था, उसमें फिर बाल्फोर डिक्लेरेशन। अब बाल्फोर डिक्लेरेशन जो है वो याद रखिए कि बाल्फोर जो है वो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा था, साम्राज्यी दौर में कॉलोनियल जब वो एक इम्पीरियल पावर थी बरतानिया का, उसका वो वज़ीर ख़ारजा था। उसने फिर जो यहूदी जो ताकतें थीं, यहूदी जो अफ़राद थे यूरोप के और बिलख़ुसूस ताजे बरतानिया में जो आते थे, उनकी ईमा पर फिर ये एक डिक्लेरेशन तय किया, एक मुआहिदा तय पाया कि वो यहूदियों के लिए खित्ता फ़लस्तीन में एक इसराइली जो रियासत है वो कायम करेंगे। इसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। 1917 में ये डिक्लेरेशन तय हुआ। उसके बाद फिर यहूदियों के लिए उस खित्ते में जो एक रियासत का क़याम था उसके लिए कोशिशें शुरू हुई। अब याद रखिए उस वक़्त जो फ़लस्तीन का खित्ता था उसे एक मख़सूस नाम दिया गया मैंडेट पैलेस्टाइन। मैंडेट पैलेस्टाइन या मैंडेट फ़लस्तीन जो है वो अगरचे दीगर जो उसके साथ मुल्हिका अरब खित्ते थे उन्हें तो आज़ादी मिल गई, लेकिन इस खित्ते को यानी फ़लस्तीन को इसलिए मैंडेट कहा गया कि ये एक अमानत है यहूदियों की ताजे बरतानिया के पास कि जिसमें वो यहूदियों के लिए एक रियासत कायम करेंगे और इसमें फ़लस्तीनियों को जो है वो उसमें कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि फ़लस्तीनी अगर उसमें ताबे रहकर यहूदियों के ताबे रहकर रहना चाहें तो वो रह सकते हैं, अदरवाइज़ वो फिर उस इलाके से निकल सकते हैं। तो ये एक उसका एक जो एक खुलासा आपके सामने मैं पेश कर सकता हूँ। अब उसके बाद वो फिर कोशिशें जारी सारी रहीं और 1948 में फिर जो दीगर आलमी ताकतें थीं, उस वक़्त अमेरिका और उसके साथ यूरोप की जो ताकतें थीं, उनकी सरबराही में और उनकी पुष्टपनाही में, सरपरस्ती में फिर जो नस्ल परस्त रियासत है, जो बेज़ोर ताकत, बेज़ोर उसमें जो धौंस धमकी और उनके फ़लस्तीनियों के मुकामी जो फ़लस्तीनी थे, जिसमें 90% फ़लस्तीनी मुसलमान थे, उनके हुकूक ग़ज़ब करके उस रियासत को कायम किया गया। अब जो जिस किताब से आज आपको मुतारिफ करवाऊँगा, वो किताब इंतहाई दिलचस्प है क्योंकि उसके जो मुसन्निफ़ हैं, वो भी फ़लस्तीनी हैं। वो अगरचे प्रोफ़ेसर हैं इस वक़्त कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में। इस मामले पर और इस मौज़ू पर उनकी दीगर कई तसनीफ़ात हैं जो इंशाअल्लाह आपके सामने लाता रहूँगा। लेकिन ये किताब अगर आप समझिए कि अगर मसला फ़लस्तीन पर जिस कदर लिटरेचर लिखा गया, उस पर कुतब तहरीर की गई, उनमें से एक बेहतरीन अगर किताब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, जिसका उन्वान ये है द आयरन केज। अब आयरन केज का जो इसका मुकम्मल जो इसका उन्वान है वो है द स्टोरी ऑफ पैलेस्टीनियन स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड कि फ़लस्तीनियों की अपनी रियासत की जानिब, अपनी स्टेटहुड की जानिब जो उनकी जद्दोजहद रही, उनका जो जिहाद रहा, वो उस पर ये तमाम उस तमाम दास्तान को रकम करती है। ये किताब 2006 में लिखी गई। इसके जो मुसन्निफ़ हैं, वो हैं रशीद खालिदी।
प्रोफ़ेसर रशीद खालिदी फ़लस्तीनी हैं, उनकी पैदाइश जो है वो फ़लस्तीन में हुई और उस वक़्त हुई कि जब इसराइल फ़लस्तीन था और उसके फ़ौरी बाद उनके जो वालिदैन थे वो मुहाजिर बने और उसके बाद वो अमेरिका चले गए। तो रशीद खालिदी जो हैं प्रोफ़ेसर हैं, वो मुहक्किक हैं, उनकी बहुत सारी तसनीफ़ात जो हैं इस मौज़ू से मुतल्लिक हैं, वो चूँकि मुहक्किक हैं तो उन्होंने बहुत सारा जो डाटा है उस वक़्त के एदाद-ओ-शुमार और दोनों जानिब यानी कि जो इसराइलियों ने इकट्ठे किए, जो उस वक़्त की जो इसराइली रियासत क़याम में आई, उन्होंने जो एदाद-ओ-शुमार अपनी रिपोर्ट्स इकट्ठी की और फ़लस्तीनी जो मुख्तलिफ ज़राए से अपनी रिपोर्ट्स उस वक़्त मुरतब करते रहे, जो भी उनकी एक तंज़ीमों की सूरत में या उस वक़्त की जो उनकी क़यादत की सूरत में उन्होंने अपने ऊपर बीतने वाले मज़ालिम थे या जो उस वक़्त 1948 तक जो उनकी गुफ्त-ओ-शनीद रही ताज बरतानिया के साथ, वो तमाम डाटा लेकर उन्होंने ये किताब मुरतब की। तो इंतहाई मोतबर ज़राए से ये किताब तहरीर की गई है। अब इसमें ये किताब जो है इसके 6 अबवाब हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो ये किताब जो है 2 मेन हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा 1948 तक जो फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद रही, उसमें जो उन्होंने गलतियाँ की और उसके बाद फिर 1948 से लेकर 2006 तक जब तक ये किताब जब तहरीर होकर ये मंज़र-ए-आम पर आई, उस वक़्त तक फ़लस्तीनी क़यादत किन मसाइब से, आलाम से, मुश्किलात से गुज़री, उन्होंने किस कदर जद्दोजहद की और उसमें किस किस्म की स्ट्रैटेजिक यानी कि वो तज़वीराती गलतियाँ की कि जिसकी वजह से फ़लस्तीन जो है वो अपनी एक आज़ादाना रियासत वो कायम ना हो सकी। अब 1948 तक जो चूँकि ये बात अहम है कि जब फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम हो रहे थे और उस वक़्त फ़लस्तीनी जो अरब मुस्लिम आबादी थी, वो अपनी यहूदियों का ये जो एक बैनुल-अक़वामी ताकतों का इंपीरियल फ़ोर्सेस का एक प्रोजेक्ट था, यानी इसराइल की सूरत में इसकी मुज़ाहमत कर रहे थे। तो दूसरी जानिब उसी वक़्त बर्र-ए-ज़गीर में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, वो अपने आज़ादाना मुल्क और बरतानिया से गुलामी की निजात की राहें तलाश कर रहे थे। तो ये एक इंतहाई अहम वक़्त था कि जब इसराइल का क़याम अमल पज़ीर नहीं हुआ था, उस वक़्त जो फ़लस्तीनियों की जो क़यादत थी, वो किस किस्म वो किन मसाइल से गुज़र रही थी, उनकी जद्दोजहद क्या थी और उसमें कौन-सी गलतियाँ दरपेश आईं कि 90% अरब मुस्लिम होने के बावजूद फ़लस्तीनियों इसराइलियों की यानी यहूदियों की रियासत तो कायम हो गई, लेकिन लेकिन फ़लस्तीनी जो थे वो उसमें अपनी ना सिर्फ वो दरबदर हुए, अपनी रियासत ना कायम रख सके, बल्कि वो आज इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि जो रियासी एक हल है, वो उसमें भी नाकाम नज़र आते हैं। तो ये उन हालात का जायज़ा लेना हमारे लिए इंतहाई अहम है। अब इसमें कुछ वाक़यात जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि जिस वक़्त 1917 में मैंडेट पैलेस्टाइन का ऐलान किया गया, तो उस वक़्त फ़लस्तीनियों की और यहूदियों की जो वहाँ पर समाजी और मुआशी और सियासी हालात थे, वो क्या थे? 1917 में जब ख़िलाफ़त उस्मानिया टूट गई और बरतानिया ने वो इलाका अपने कब्ज़े में ले लिया, तो बरतानिया का यहूदियों के साथ चूँकि यहूदी जो थे वो उससे पहले ये तहरीक शुरू कर चुके थे, ज़ायनिस्ट जिसे तहरीक कहा जाता है, जिसे सहयूनियत की तहरीक। उस तहरीक में यहूदी बरतानिया की हमदर्दियाँ हासिल कर चुके थे कि वो बरतानिया की मदद करेंगे, ख़िलाफ़त उस्मानिया को तोड़ने और जो उसके जो वहाँ पर दीगर जो इलाकाई ताकतें थीं, वो उन पर गलबा पाने के लिए यानी कि जो फ्रांस की या इस किस्म के दीगर जो यूरोपीय ताकतें थीं, उन पर गलबा पाने के लिए वो ताजे बरतानिया की मदद करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब ताजे बरतानिया ने कि इंपीरियल जो बरतानिया था, वो इस बात की यकीन दहानी करवाएगा यहूदियों की क़यादत को कि वो फ़लस्तीन में उनके लिए एक आज़ादाना रियासत जो है वो कायम करके दें या उसमें उनकी मदद करके दें। अब 1917 में हालात ये थे कि सियासी, मुआशी और समाजी तौर पर जो फ़लस्तीनी थे, वो कई गुना उनमें वो अबतर थे, वो कम थे यहूदियों के मुकाबले में। यहूदियों में उस वक़्त भी तालीम याफ़्ता तबका ज़्यादा था। उस वक़्त भी उनकी मुआशी हालत जो थी वो अरब फ़लस्तीनी मुसलमान जो थे उनसे बेहतर थी और उनमें जो सियासी समझबूत थी वो मुसलमानों से जो अरब मुसलमान फ़लस्तीनी मुसलमान थे उनसे वो बेहतर थे। तो ये एक जो बुनियाद थी इस तहरीक की या इस मसले की वो उस वक़्त ये थी कि यहूदी कमोबेश दुगना आप उसे करार दे सकते हैं कि वो मुआशी, सियासी और समाजी तौर पर जो फ़लस्तीनी अरब थे, वो उनसे बरतर थे। उनमें डॉक्टर ज़्यादा थे, इंजीनियर्स और उनमें अख़बारात ज़्यादा थे, उनमें पढ़ा-लिखा तबका ज़्यादा था और वो ज़्यादा जो है वो समाजी तौर पर और सियासी तौर पर फ़ाल थे।
اب اس کے بعد جب یہ تحریک شروع ہوئی تو اس وقت پھر جو مسلم قیادت تھی انہیں اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا، انہوں نے اپنی جو اس بات کا احساس انہیں ہو گیا کہ تاج برطانیہ وہاں پر یہودیوں کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، چونکہ 1917 میں وہ اعلان کر چکے تھے اور پوری دنیا ان سے باخبر تھی۔ اب جو فلسطینی قیادت تھی، مقامی فلسطینی قیادت، انہوں نے اس جانب کوششیں شروع کر دی تھی، چونکہ اس وقت سیاست جو تھی وہ پبلک ڈومین میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو اس وقت کے اکابر ہوتے تھے، اشرافیہ کلاس ہوتی تھی، چاہے مسلمانوں میں ہو یا یورپ میں کہیں پر بھی، وہ صرف سیاست کرتے تھے۔ تو اس وقت مسلمانوں کی جو اشرافیائی کلاس تھی، یعنی اشرافیہ یا ایلیٹ کلاس، جس میں اس وقت کی دو بڑے خاندانوں کا نام لیا جاتا ہے، الحسینی خاندان اور دوسرا النشیبی، یہ دو خاندان تھے جو یروشلم جو القدس اور اس مہلکہ علاقے میں وہ آباد تھے، اور وہ خاصے طاقتور تھے، باوسائل تھے، باوسیلہ تھے۔ وہ اس وقت سیاست میں کچھ جو تھے وہ اس وقت بڑی ان کی پوزیشنز تھی خلافت عثمانیہ میں بھی۔ ان دو خاندانوں نے اور دیگر جو ان کے ساتھ اسی جو ایلیٹ کلاس کے دیگر افراد تھے جو سیاست اور معاشیات میں یا کاروبار میں ان کے ساتھ یکجا ہو سکتے تھے، انہوں نے پھر فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ آیا کہ چونکہ ایک جانب بڑی طاقت تھی تاج برطانیہ کی، اور اس کے ساتھ جو منظم قوت تھی وہ تھی یہودیوں کی۔ 1920 اور 30 تک کی دہائیوں کے لیے دہائی تک فلسطینیوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ نہ صرف اس میں اپنی ریاست کا جو ریاست وہ قائم کر لیں گے، بلکہ وہ اس میں جو یہ ایک جو ایجنڈا تھا تاج برطانیہ کا، وہ اسے ناکام بنا دیں گے۔ 1930 تک جب یہ کوششیں جاری رہیں اور ان کوششوں کا کچھ ثمر نہ ملا، اس وقت وقفے سے جو یہودی تھے، چونکہ وہ باوسائل تھے اور انہیں بہت سارا پیسہ جو تھا وہ یورپ کے اور امریکہ کے خطوں سے آ رہا تھا، تو وہ وہاں پر زمینوں کی خریداری کر رہے تھے۔ اب اس میں ایک بہت بڑا پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے ہماری ایک لبرل کلاس کی جانب سے، کہ جنہیں فلسطینیوں سے تو ہمدردی نہیں، لیکن یورپین اور اسرائیلیوں کے اس پروپیگنڈے سے خاص متاثر نظر آتے ہیں کہ فلسطینیوں نے وہاں پر اپنی زمینیں بیچی۔ یہ اس میں بالکل جھوٹ ہے، کوئی ایسی اس میں صداقت نہیں، بلکہ 1948 تک جو یہودیوں کے پاس زمین تھی وہ تقریباً اس میں 17% تھی، باقی تمام زمینیں فلسطینیوں کی تھی۔ اب جو کچھ زمینیں بیچی گئیں وہ ان فلسطینیوں کی تھی جو وہاں پر ایلیٹ طبقہ تھا، جو وہ طبقہ تھا جو اسرائیلیوں کے جو زائنسٹ گروپ تھے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے، انہی کی سرپرستی میں وہ سیاست کرتے تھے، اور جو بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے، یعنی کہ جو بڑے جو زمیندار تھے، انہوں نے کچھ زمینیں جو تھیں وہ جو صہیونی جو اس وقت تھے انہیں زمینیں بیچی تھیں، لیکن اس میں کثیر مقدار میں اپنی زمینیں بیچنے کے نہ کوئی اس میں شواہد ہیں، نہ اس میں فیکٹس فگرز ہیں، بلکہ یہ ڈسٹورٹڈ فگرز ہیں کہ جنہیں پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مغرب میں۔ اب اس میں جب 1930 تک دہائی میں جو اس وقت کی فلسطینی قیادت تھی، ان کی کوششیں رنگ نہ لا سکیں اور آہستہ آہستہ وہاں پر یہودیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، تو پھر اس میں پھر فلسطینیوں میں اس بات کے کا جذب احساس ہوا کہ انہیں اپنی جو طاقت ہے وہ مزید اس میں منظم کرنا پڑے گی، اور اس میں شاید انہیں یہ کوشش کرنا پڑے گی کہ وہ مسلح اپنی جو ایک جدوجہد ہیں وہ اس میں اس کا آغاز کریں۔ اب 1930 کے عشرے میں پھر ہوا یوں کہ یورپ میں چونکہ نازی پارٹی جو تھی وہ 1933 میں ہٹلر کی حکومت قائم ہو چکی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کر چکا ہوں گزشتہ کئی بلاگس میں۔ 1933 میں جب ہٹلر حکومت میں آیا تو اس کا جو ایجنڈا تھا وہ واضح تھا کہ وہ اپنے ملک میں جرمنی میں اور جرمنی سے ملحقہ ان خطوں میں جہاں پر اس کی ایکسپینشن ہوگی، حکومت بڑھتی جائے گی، جہاں پر وہ قابض ہوتا جائے گا، وہاں سے وہ یہودیوں کو دیس نکالا دے گا اور یہودیوں کو اپنے خطے میں رہنے نہیں دے گا۔ تو یہودیوں کی 1935 میں پھر وہاں سے نقل مکانی شروع ہوئی، اور ان کا جو پہلا پڑاؤ تھا وہ اگرچہ وہ مختلف جو بڑی بڑی اس وقت جو کشتیاں اور بحری جہاز چلتے تھے ان کے ذریعے یورپین ممالک میں گئے، لیکن یورپین ممالک کے اکثر دروازے ان پر بند تھے، حتیٰ کہ امریکہ نے بھی اپنی جو سرحدیں تھیں وہ یہودیوں پر بند کر دی تھی۔ تو وہ پھر لٹے پٹے وہ تمام یہودی جو ہیں وہ خطہ فلسطین میں آنا شروع ہوئے، اور کہا جاتا ہے 1935 میں جو سب سے بڑی نقل مکانی یہودیوں کی ہوئی وہ اس وقت 60,000 یہودی تھے۔ اب جو زائنسٹ تھے، یعنی کہ جو اسرائیل کا قیام چاہتے تھے، یہودی طبقہ جو اسرائیل کا قیام چاہتا ہے، انہیں صہیونیت یا زائنسٹ
कहा जाता है। 1935 तक उन्हें यकीन नहीं था कि वहां पर इसराइल का क़याम अमल पजीर होगा, इसलिए कि उनकी तादाद बहुत कम थी, वो 15 से 20% थे, जबकि 80% तक जो गालिब अक्सरियत थी वो तमाम अरब फलस्तीनी मुसलमान थे, या उनके साथ कुछ थोड़ी सी मकदार जो थी वो तादाद में वो ईसाई भी थे। 1935 में जब बड़ी नकल मकानी शुरू हुई तो उस वक्त फिर जो ज़ायनिस्ट थे वो इस बात पर पुरुमीद हुए कि जितनी बड़ी तादाद इनकी, अब जितना वो फैल रहे हैं, जिस कदर उनके पास सरमाया आ रहा है, और जिस तादाद में, चूंकि यूरोपी जो यहूदी थे वो ना सिर्फ बावसाइल थे बल्कि वो हुनरमंद भी थे, और वो ज्यादा जो थे वो आप उन्हें ये समझ लीजिए कि वो जो स्टेट क्राफ्ट था वो ज्यादा समझते थे। अब जब उनकी तादाद फ़लस्तीन में बढ़ती चली गई, तब तो उन्होंने फिर ये अपनी मुनज़्ज़म जो कोशिशें थी वो शुरू की। उन्होंने न सिर्फ मईशत में, सियासत में, बल्कि दीगर जो आलमी ताकतें थी उनके साथ अपने रवाबित जो हैं वो कायम करना शुरू कर दिए थे। तो 1935 में जब मुसलमानों ने, फ़लस्तीनी मुसलमानों ने महसूस किया कि अब उन्हें अपनी मुसल्लह जद्दोजहद शुरू करना होगी, तो फिर 1936 से लेकर 1939 तक 3 साल में मुसलमानों ने बगावत की। उन्होंने अपने कारोबार बंद कर दिए, उन यहूदियों के साथ, ज़ायनिस्ट के साथ, और ताज बरतानिया के साथ ताउन करना, और जो यहूदी थे उनके साथ तिजारत अपनी बंद कर दी। और उन्होंने फिर जगह जगह अपनी टोलियां बना ली, अपने ग्रोह बना लिए, उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, और जितने भी जो बरतानिया के वहां पर काबिज उनकी जो मुफादात थे या उनकी जो तनसीबात थी उन पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उसी दौरान, चूंकि ये भी जंग अजीम दोम से कुछ अरसा कबल की बात है, तो फिर उसमें बरतानिया ने अपनी फौज की तादाद अच्छी खासी वहां पर बढ़ा ली। उन्होंने अपनी वहां पर जो जिस कदर मोहलक असलहा वो जमा कर सकते थे वो भी शुरू कर दिया, और यहूदियों को बाकायदा ट्रेनिंग देना शुरू कर दी ताकि वो फिलिस्तीनियों पर हमलावर हों और उनकी इस बगावत को वो कुचलें। 1939 तक ये फिर बगावत जो थी वो खासी दम तोड़ चुकी थी। 1939 में फिर जंग अजीम दोम के खतरात मंडलाने लगे, और उसमें फिर बरतानिया को जर्मनी के खिलाफ लड़ना पड़ा 1940 से लेकर 1944 तक। अब इस यही एक दौरानिया था कि जिसमें फ़लस्तीनियों की जो क़यादत थी वो इस बात को समझने में नाकाम रही कि एक जानिब बरतानिया जो है वो जंग में मसरूफ़ है, उसकी जो समाजी जो उसकी मुआशी और अस्करी ताकत है वो तक़सीम हो चुकी है, और दूसरी जानिब अगर वो चाहते अपनी ताकत को मज़ीद मुनज़्ज़म करते, ट्रेंड करते और यकजा रहते, और वो फिर यहूदियों के साथ दू बदू अपना जो उसमें लड़ाई में वो गलबा पा सकते थे। कहाँ एक जानिब 80% या 70% मुसलमानों की तादाद, फ़लस्तीनियों की तादाद, और कहाँ 30% यहूदी या फिर उन बाहर से नकल मकानी करने वाली तादाद। लेकिन चूंकि उसमें बहुत बड़ा जो इसमें फैक्टर रहा वो ये था कि फ़लस्तीनी क़यादत जो थी वो आपस में बटी हुई थी, मुनक़सिम थी, इंतशार का शिकार थी। वो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा फ़लस्तीनी क़यादत का वो ना सिर्फ सहयूनी जो ताकतें थी उनके साथ मिले हुए थे, बल्कि वो ताजिब बरतानिया का हिस्सा बने हुए थे। वो कैसे कि ताजिब बरतानिया ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा था कि जिसमें बड़े-बड़े ओहदे जो थे, जैसे अल-कुद्स की आप उसमें मेयर कह लीजिए, या इसमें जो मस्जिद अक्सा की जो चेयरमैनी थी, या इसमें बहुत सारे ऐसे ओहदे थे, औकाफ की चेयरमैनी, वो मुसलमानों को देकर मुसलमानों के जो बड़े अकाबिर थे उन्हें एक किस्म का खरीद लिया था। अब ये जो मुसलमानों की एक जानिब जो सियासत में जो यकीन रखते थे मुसलमानों की एक तादाद, वो फिर उनके जो जज्बात थे वो शायद जद्दोजहद आज़ादी उनमें कम पड़ चुकी थी, या मुसल्लह जद्दोजहद में वो यकीन नहीं रखते थे। और यही वजह थी कि एक जानिब बरतानिया जो था वो यहूदियों को, ज़ायनिस्टों को वो ताकतवर करता रहा, दूसरी जानिब मुसलमान आपस की नाचाकी नाइतफाकी की वजह से कमज़ोर पड़ते चले गए। अब इसमें बहुत बड़ी एक जो बड़ा मौजू है, इंशाल्लाह वो आपके सामने लाऊँगा, कि यहूदियों की जो उस वक़्त की तंज़ीमें थीं, वो दहशतगर्द तंज़ीमें, जिनके अगर आप जिनकी तफ़सीलात पढ़ें और जिनके हक़ाइक़ अगर आप पढ़ें तारीख़ी तौर पर जो मुरतब किए गए हैं, तो आपको शायद जो एसआईएस, जो इसमें जो दाइश वाले जो ज़ालिम करते रहे, शायद वो आपके सामने फ़रिश्ते लगें। इस कदर इन्होंने ऐसी कट्टर इंसानियत दुश्मन तंजीमें सहयूनियों ने कायम की कि उन्होंने फ़लस्तीनियों पर वो मज़ालिम ढाए कि जिससे फ़लस्तीनी जो थे वो 1948 में या उससे पहले जो थे वो एक बहुत बड़ी हिजरत करने पर मजबूर हुए, जैसे अल-नकबा का नाम दिया जाता है, यानी कैटास्ट्रॉफी, यानी कि एक बहुत बड़ा उनके लिए एक ऐसा धचका था, उनके लिए एक ऐसा
कि क़यामत का एक मंज़र था कि जब उन्हें अपने इलाकों से निकलना पड़ा, हिजरत करना पड़ी और आज तक वो अपने मुल्क वापस ना लौट सके। तो ये 2 आप इसे समझ लीजिए कि 1948 तक फ़लस्तीनियों के क्या उनके हालात थे और उसके बाद फिर फ़लस्तीनियों पर क्या गुज़री और यासर अराफ़ात का जो ग्रुप था पीएलओ फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन अ, उन उनसे कहाँ पर तस्वीराती या स्ट्रेटेजिक गलतियाँ हुई कि फ़लस्तीनी जो थे वो अपनी रियासत ना पा सके। तो ये किताब इस मौज़ू से मुतल्लिक है। इंशाअल्लाह इसी किताब का जो अब जो वो हालात जो 1948 से लेकर 2006 तक रहे, जब तक ये किताब तहरीर की गई, वो भी आपके सामने इंतहाई इख्तिसार के साथ पेश करूँगा। आने वाले दिनों में इसी मौज़ू पर मज़ीद आपके सामने फिर ब्लॉग्स और मज़ीद तफ़सीलात पेश करता रहूँगा मुख्तलिफ़ कुतुब से कि जिसमें ज़ायनिस्ट जो लीडर्स थे, जो उनके सरकर्दा जो बड़े लोग थे सहनी तहरीक के, उनके नज़रियात क्या थे, उनके ख़यालात क्या थे, फ़लस्तीनियों के बारे में क्या थे और इसमें मुख्तलिफ़ जो अमेरिका का इसमें किरदार क्या रहा, बरतानिया का या यूरोप के दीगर ममालिक का, ये तमाम हालात वाक़यात और फिर बिलख़ुसूस जो अरब मुल्क थे, अब इसमें ये बात भी याद रखिए कि जिस वक़्त फ़लस्तीनी अपनी जद्दोजहद आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, तो अरब मुल्कों ने उस वक़्त अगरचे वो कोशिश जितनी कर सकते थे उन्होंने की, क्योंकि वो उस वक़्त आज़ाद हुई थी, ना उनके पास बड़ी फ़ौजें थी, ना उनके पास असला था, ना ट्रेनिंग, ना वसाइल थे। तो उनकी जो कोशिशें थी वो अपनी जगह, लेकिन फ़लस्तीनियों की क़यादत से जो गलतियाँ हुई आज उसका वो ख़मियाज़ा भुगत रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद इस पर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया।